बैटल थ्रू दी हेवंस के एक और नोवेल एपिसोड में आपका स्वागत है। और ये वाला एक्सप्लेनेशन होने वाला है बहुत ज्यादा मजेदार, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि ऑक्शन शुरू हो चुका है, जहाँ पे ऑलरेडी कई आइटम सोल्ड आउट हो चुके हैं। पर फाइनली जियान के मन की एक टेक्निक अब शो होती है, और ये एक रूलर टेक्निक थी। हम देखते हैं उस व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन को, जो काफी ध्यान से उस सिल्वर प्लेट से उस स्क्रोल को अपने हाथों में लेता है। वो अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि ये एक रूलर टेक्निक है और इसका नाम है 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर, और ये एक डी क्लास की मिडिल टेक्निक है। इसे काफी टाइम पहले 6 जॉइंट दोजोंजे ने क्रिएट किया था, और इसका यूज करके उन्होंने काफी समय तक इस कॉन्टिनेंट को डोमिनेट भी किया था। और ये रूलर टेक्निक ही वो डॉ टेक्निक थी जिसकी वजह से वो फेमस हुए थे। इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा खतरनाक है। बस इशू ये है कि ये थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्स है। अगर वॉरियर की रूलर प्रैक्टिस 10 साल से कम है तो फिर इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। जब लोग 6 जॉइंट जुंजे के बारे में सुनते हैं तो हम दोबारा से यहाँ पे माहौल काफी ज्यादा गर्म होते हुए देखते हैं, और अब लोगों के बीच में प्राइवेट कन्वर्सेशन होना शुरू हो गई थी। उसका सिंपल कारण ये था कि लोग यहाँ पे दोजों से बहुत ही ज्यादा दूर थे, और एक दोजों से रिलेटेड कोई भी चीज काफी ज्यादा कीमती हो जाती है। इस वजह से लोग भले ही रूलर को एक मैन वेपन की तरह यूज न करते हो, पर फिर भी उस टेक्निक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे थे। अब जब इस टेक्निक को देख के जियान अचानक से खड़ा हो गया था, तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लेता है। लिटिल फेरी डॉक्टर हंस के कहती है, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि जियान एक बड़ी सी रूलर को यूज करता है। और दूसरी बात यह कि ये 6 जॉइंट रूलर टेक्निक काफी ज्यादा हाई लेवल की है, तो खैर ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल है कि जियान इसमें इंटरेस्टेड होगा। अभी जियान उस स्क्रोल की तरफ काफी ज्यादा गहरी नजरों से देख रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर का ये सवाल सुन के वो एक स्माइल के साथ नोट कर देता है, क्योंकि अब उसे हैवी जुआन रूलर को यूज करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, और जियान का अपने वेपन को चेंज करने का कोई मूड भी नहीं था। लेकिन फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी के अलावा जियान के पास कोई और ऑफेंसिव टेक्निक थी नहीं। हालांकि जियान ने बहुत सारी टेक्निक्स को खुद ही रियलाइज कर लिया था, पर वो फिर भी अभी काफी ज्यादा इमेच्योर थी, और उनके यूजफुल बनने के लिए जियान को कम से कम हजारों बार यूज करना पड़ेगा। और जब जियान को एक ऑफेंसिव टेक्निक की जरूरत पड़ती है, तब ये 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर अपीयर भी हो गई थी। और अगर जियान एक बार इससे प्रैक्टिस कर लेते तो उसे भी नहीं पता कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा इंक्रीज होगी। तभी हमारा ध्यान जाता है उस व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन पे, जो इतनी सारी कन्वर्सेशन को सुन के उसके फेस पे एक स्माइल आ गई थी। वो इस रूलर टेक्निक की प्राइस को अनाउंस करते हुए कहता है, इसकी इनिशियल बिडिंग स्टार्ट होगी 1,800,000 से, और कोई भी बिड 10,000 से कम नहीं हो सकती। जब ओल्ड मैन की ये आवाज फैलती है तो हम कुछ देर के लिए वहाँ पे एक साइलेंस को फैलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि कुछ छोटे फैक्शंस के लिए काफी बड़ा अमाउंट था, और बड़े फैक्शंस अभी यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना चाहते थे, और ये रीजन था इस साइलेंस का। पर इस कम्प्लीटली साइलेंट सिचुएशन से उस ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। हम अभी उसके चेहरे पे वो वार्म स्माइल देख सकते हैं। ये साइलेंस करीब आधे मिनट तक चलता रहता है, जिसके बाद में सुनाई देती है एक आवाज, जहाँ पे हमारी पहली बिड थी 1,830,000, और ये बिडिंग प्राइस बस जस्ट अपीयर हुई थी। पर इसने लगता है एक चेन रिएक्शन को क्रिएट कर दिया था, क्योंकि फिर हम एक के बाद एक आवाज को सुन सकते हैं, और 5 मिनट के अंदर ही इसकी प्राइस 1,980,000 तक पहुंच चुकी थी, और अभी तक की इस ऑक्शन की ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस थी। तभी एक आवाज आती है 2,500,000, और इस आवाज को सुन के इस ऑक्शन में काफी ज्यादा अप्रोर फैल गया था, और ऑफ कोर्स ये कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। हम देखते हैं लोगों को इस आवाज की डायरेक्शन में देखते हुए उन सभी की नजरें एक यंग मैन पर जाके टिकती हैं, जिसने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ब्लैक कलर के क्लोथ्स में लपेट रखा था। और ऑफ कोर्स ये आवाज एक वीआईपी रूम से आई थी। अब ऑफ कोर्स जिसने ये वेट करी थी वो हमारा जियान ही था, क्योंकि वो इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। बस जियान अपने साथ ज्यादा गोल्ड कॉइन्स को लाया नहीं था, क्योंकि उसके सारे के सारे टोटल गोल्ड कॉइन्स को जोड़ दिया जाए तो वो करीब 3 मिलियन होंगे। लेकिन जियान जानता था कि यहाँ पे छोटी छोटी प्राइस को बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। अब क्योंकि जियान ने इस टेक्निक को अपना बनाने का सोच ही लिया था, तो वो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा हाई प्राइस को ऑफर करने वाला था, सो दैट और लोगों की हिम्मत ना हो। अब जियान के उस पिल रिफाइनमेंट और लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर ने कई लोगों का ध्यान इस वीआईपी रूम की तरफ ऑलरेडी अट्रैक्ट करके रखा था। इस वजह से जियान जैसे ही अपना मुंह खोलता है, कई लोगों की निगाहें वहीं पर जाके टिक चुकी थी, पर जियान तो ऐसे बिहेव करता जैसे उसने कुछ नोटिस किया ना हो। इस वक्त जियान का ध्यान बस उस ऑक्शन स्टेज पे था, और वो इस प्राइस को इंक्रीज करने का वेट करता रहता है, क्योंकि जियान को पता था कि इस बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक में कई वीआईपी सीट्स वाले काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि भले एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए 2,500,000 एक बड़ी प्राइस हो, पर उन भयानक से फैक्शंस के लिए कुछ भी नहीं थी। और ऐसा होता भी है। कुछ ही देर बाद हमें सुनाई देती है 2,550,000 प्राइस। इस आवाज की तरफ जियान का ध्यान भी चला गया था। हम देखते एक बड़े से मिडिल एज इंसान को, जो कि काफी ज्यादा भारी भरकम सा लग रहा था, और जब वो ऑक्शन स्टेज की तरफ देखते हैं तो हम उसकी आंखों में एक हीट को देख सकते हैं। लगता है जियान का ये एक खतरनाक कॉम्पिटिटर है। अब खैर जियान ये जान ही चुका था, इस वजह से जियान एक काम आवाज में कहता है कि 3 मिलियन। करेंटली जियान के पास बस टोटल इतने ही कॉइन्स थे, पर इससे जियान को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर वो किसी पिल को अपनी स्टोरी रिंग से निकाल लेता है तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली इस टेक्निक से बिल्कुल नीचे नहीं होने वाली। पर फिर भी जियान उन पिल्स को बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए छोड़ना चाहता था। इस वजह से जियान पिल्स को तभी निकालेगा जब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची होगी। अब जियान ने जिस रूथलेस तरीके से इस प्राइस को बढ़ाया था, इससे उस मिडिल एज इंसान का फेस
एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो भी गुस्से में आके और भी प्राइस बढ़ाने वाला था, तभी उसके पीछे खड़े हुए लोग उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि इस रूलर टेक्निक के लिए एक एलिट दोजोंग और एक लेवल 6 के एल्केमिस्ट को ऑफेंड करना बिल्कुल सही बात नहीं है। जब उसके कंपेनियंस उसे पूरी तरीके से रोक लेते हैं, तब वो अपने इस नशे से थोड़ा सा बाहर आ चुका था। उसका ध्यान जियान की तरफ जाता है, जहाँ पे उसे लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा भी दिखाई देता है, जिसपे अभी एक इंडिफरेंट एक्सप्रेशन था, और ये देख के उसकी पूरी की पूरी बॉडी कांपने लगी थी। हम देखते हैं उसे दोबारा से अपनी सीट पे बैठते हुए। इस सिचुएशन को देख के वो व्हाइट हेड ओल्ड मैन भी खुश था, क्योंकि भले ही 6 जॉइंट बॉडी रूलर टेक्निक की प्राइस अभी ज्यादा नहीं हुई हो, पर उसे पता था कि जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वजह से कोई ऑर्डिनरी इंसान उनके खिलाफ कोई विट कर भी नहीं सकता है। और वो जानता था कि उसे यहाँ पे थोड़ा सा लॉस झेलना ही पड़ेगा। वो कहता है 3 मिलियन से कोई और ज्यादा प्राइस बढ़ाना चाहता है। उसकी आवाज काफी टाइम तक यहाँ पे गूंजती रहती है। अब जिस तरीके से जियान ने दोनों बार विड किया था, ये बात क्लियर थी कि जियान इसे हर तरीके से हासिल करना चाहता है। अब क्योंकि कोई ऑर्डिनरी इंसान जियान से कम्पीट कर नहीं सकता था, और VIP सीट्स वाले जियान के लेवल 6 के एल्केमिस्ट के स्टेटस को देख के उससे कोई भी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते थे। और ऑफ कोर्स वो लिटिल फेरी डॉक्टर की दोजोंग लेवल की स्ट्रेंथ को कैसे भूल सकते थे, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग VIP सीट्स में थे वो यहाँ पे बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए आए थे। इस वजह से वो शुरुआत में एक एलिट दोजोंग और एक एल्केमिस्ट को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। वो ओल्ड मैन करीब 1 मिनट तक वेट करता रहता है, लेकिन जब कोई वेट नहीं कर रहा था तो वो बस अपना सैरी ला सकता था। पर वो जैसे अपने उस छोटे से हथौड़े को पटकने वाला था, तभी हमें एक और आवाज सुनाई देती है। एक बंदा कहता है 3,100,000, और इस आवाज को सुन के कई लोग स्टार्टल्ड हो गए थे, जिस वजह से लोग एक सरप्राइज वाले फेस से इस आवाज की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा इस मिस्टीरियस एल्केमिस्ट से क्यों कम्पीट करना चाहता है। इस बिट को सुन के जियान की आईब्राउज भी थोड़ी सी नेट हो गई थी, लेकिन जब वो बिट को बोलने वाले की तरफ देखता है तो हम देखते हैं जियान के फेस पे एक स्टन्ड एक्सप्रेशन। इस समय जियान काफी ज्यादा स्ट्रेंज फील कर रहा था, क्योंकि जिसने ये प्राइस बोली थी वो जियान के लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं था। वो एक्चुअली में जियान का सेकंड ब्रदर शाओली था। अब इस अनएक्सपेक्टेड टर्न की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान एक दूसरी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि किसने सोचा था ये दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करने लगेंगे। इस समय सबके सामने शाओली के फेस पे कोल्ड एक्सप्रेशन था, लेकिन शाओली भी यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था, क्योंकि जिस समय उसने इस प्राइस को इंक्रीज किया था, शाओली जानता था कि इस मिस्टीरियस एल्केमिस्ट से उसके रिश्ते खराब होने वाले हैं। लेकिन ये रूलर डो टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब हालांकि शाओली ने कोई रूलर की प्रैक्टिस नहीं करी थी, लेकिन ऑफकोर्स वो जियान का हमेशा ध्यान रखता था। वो जानता था कि जियान का फेवरेट वेपन एक रूलर है, और अगर ये टेक्निक जियान को मिल जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मार्जिन से इंप्रूव हो जाएगी। इस वजह से काफी ज्यादा हेजिटेशन के बाद भी वो अपने इस मुंह को खोल ही देता है। हम शाओली के साथ में सूचियान को भी देख सकते हैं। उनके फेस पे भी इस समय एक हेल्पलेस स्माइल थी। वो जानते थे कि इस मिस्टीरियस एल्केमिस्ट को ऑफेंड करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि इस एल्केमिस्ट को ऑफेंड करने का मतलब है उस लड़की को भी ऑफेंड कर देना। पर शाओली ये सब अपने छोटे भाई जियान के लिए कर रहा था। इस वजह से चाहे वो कितना भी हेल्पलेस फील कर रहे हो, पर वो भी शाओली को बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं, क्योंकि वो भी जियान की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। इस वजह से वो भी एक लेवल 6 के एल्केमिस्ट और एक दोजोंग को ऑफेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान पे, जिसके ऊपर अब कई लोगों की नजरें बनी हुई थी। हम देखते हैं जियान को अपना सिर हिलाते हुए, क्योंकि जब वो सोचता है कि शाओली ने ये टेक्निक क्यों बाय करी है, तो वो समझ जाता है कि इतना बड़ा प्राइस वो जियान के लिए पे कर रहा है। अब क्योंकि शाओली यहाँ पे फाइट करना ही चाहता था, तो जियान भी उसके साथ बिल्कुल भी कम्पीट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे चाहे कोई भी जीते, एट द एंड ये टेक्निक तो जियान के हाथों में ही आने वाली है। इस वजह से हम जियान को सीट पे वापस बैठते हुए देखते हैं। अब जियान को इस कंपटीशन से बाहर आते हुए देख कई लोगों के एक्सप्रेशन एकदम स्टंट रह गए थे। वहीं पे जो लोग शाओगेट से थोड़ी सी नफरत करते थे, अब वो शाओली को काफी ज्यादा ग्लोटिंग नजरों से देखने लगते हैं। मतलब उन्हें लग रहा था कि शाओली ने गलत पंगा ले लिया है। और इस वजह से जब लिटिल फेरी डॉक्टर ने शाओली को अच्छे से ट्रीट किया था, अब इसकी एजिटेशन भी लोगों के दिमाग से बिल्कुल गायब हो जाती है, क्योंकि उनका सोचना था कि शाओगेट और लिटिल फेरी डॉक्टर अब साथ में कोऑपरेट नहीं कर सकते। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, जिससे आपको ऐसी मजेदार एक्सप्लेनेशंस मिलती रहें। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। जब शाओली जियान को इस तरीके से चुपचाप से बैठते हुए देखता है, तो पहले तो थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था, पर धीरे धीरे करके उसे ऐसा लगता है कि उसने एक गलत डिसीजन लिया है। और इसका रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि शाओगेट के ऑलरेडी यहाँ पे कई एनिमीज थे। हम शाओली और सूचियान के बीच में थोड़ा सा डिस्कशन होते हुए देखते हैं, जहाँ पे दोनों के एक्सप्रेशंस कुछ खास अच्छे लग नहीं रहे थे, क्योंकि भले ही सूचियान एक एलिट दोजोंग हो, फिर भी एक दोजोंग को ऑफेंड करना काफी तक खतरनाक साबित हो सकता है। अब शाओली के बिट करने के बाद किसी भी VIP बॉक्स से कोई भी बिट नहीं करता है, क्योंकि लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा खुश थे कि शाओगेट इस मिस्टीरियस एल्केमिस्ट से ऑलरेडी दुश्मनी मोल ले चुका है, और वो इस जलती हुई कढ़ाई में बिल्कुल भी जंप नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि इस समय 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक काफी ज्यादा हॉट पोटैटो बन चुकी है, और जो भी इसे हाथ लगाएगा उसके हाथ तो जलने वाले हैं ही। और इस वजह से फाइनली ये टेक्निक शाओली की हो जाती है। अब ऐसे धीरे धीरे करके इस ऑक्शन में और भी टाइम आगे निकलता रहता है, और ऑफ कोर्स टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पे इसका एटमोस्फेयर भी राइज हो रहा था। जो आइटम्स अब इस ऑक्शन में अपीयर हो रहे थे उन्हें हम काफी ज्यादा हाई ग्रेड के आइटम्स बोल सकते हैं, और जो कि ऑफ कोर्स काफी ज्यादा स्काई हाई प्राइस को डिमांड भी करते थे। अब इतनी खतरनाक प्राइस को पे करना किसी ऑर्डिनरी इंसान की बात नहीं है। इस वजह से कई लोग वेट एंड सी की टेक्निक को अप्लाई करते हैं, पर उनके लिए शो देखना भी काफी ज्यादा वर्थ
प्रोफाइल था, क्योंकि यहाँ पे वीआईपी सीट्स वाले लोग इतनी खतरनाक तरीके से वेट कर रहे थे कि उनकी गर्दनें स्टिफ और उनके चेहरे बिल्कुल लाल हो चुके थे। इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर के बाद जियान ने काफी ज्यादा कम वेट करी थी, और वो सारी की सारी वेट्स बस कुछ इंग्रेडिएंट्स के लिए थी जिन्हें बिना कोई कंपटीशन के वो आराम से जीत लेता है। इस वजह से जियान के जब वो 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स पूरी तरीके से स्पेंड होते हैं, तब तक जियान की स्टोरेज में काफी अच्छी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स आ चुके थे। पर सीन कुछ ऐसा था कि एक बार आइटम्स खत्म होते थे तो हम नए आइटम्स को दोबारा से आते हुए देख सकते हैं, जिन्हें देख के कई बार जियान का सलाइवा भी बाहर आ जाता है। इस बार ये ब्लैक एम्बर सेक्ट काफी तक खतरनाक स्टॉक को लेके आया है, पर फिर भी जियान का यहाँ पे आने का मोटिवेशन कुछ दूसरा ही था। इस वजह से वो अपनी पिल्स को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। जियान के इस ऑक्शन में आने का सबसे बड़ा दूसरा रीजन ये था क्योंकि उसे पता चला था कि यहाँ पे एक रैंक 7 का स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन का कोर मिलेगा, क्योंकि अभी लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी के इरप्शन का टाइम काफी ज्यादा क्लोज आता जा रहा है। और एक बार जियान इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को ऑब्टेन कर लेता है तो बस उसके पास वो लेवल 7 का मैजिकल कोर ही बचेगा। वहीं पे अगर जियान का लक और भी ज्यादा अच्छा रहता है तो उसे वो मॉन्स्टर कोर इसी ऑक्शन में मिल सकता है। अब जियान चाहे कितने भी सपने देख ले, लेकिन रियलिटी अक्सर अलग ही होती है, क्योंकि वो स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट काफी ज्यादा एंशिएंट स्पीसीज से बिलोंग करता था। और अगर हम इसके लेवल 7 की बात को छोड़ ही दें, तब भी एक लेवल 7 का मैजिकल बीस्ट ऑलरेडी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को पोजेस करता है, और वो अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है जो कि इंसानों से काफी ज्यादा क्लोज है। तो फिर इस लेवल के मॉन्स्टर का मैजिकल कोर एक्वायर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बात है। ये सब सोच के जियान एक गहरी सी सांस लेता है, क्योंकि ये ऑक्शन अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ चला था, पर अभी तक वो लेवल 7 का मैजिकल कोर अपीयर नहीं हुआ था। तभी हमारा ध्यान जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ, जो कि जियान के इस एक्सप्रेशन को देख के समझ जाती है कि जियान इन दोनों आइटम्स को इसी ऑक्शन से ऑब्टेन करना चाहता है। वो उसके कानों में हल्की आवाज में कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आके हमें ऑलरेडी बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की न्यूज मिल चुकी है, जिसे ढूंढना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। और स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को तो ऑलरेडी कई लोग जानते हैं, तो उसकी न्यूज भी हमें जल्दी मिल जाएगी। ये सुन के जियान एक स्माइल के साथ नोट कर देता है। हम देखते हैं जियान को एक उम्मीद भरी नजरों से ऑक्शन स्टेज की तरफ देखते हुए। अब क्योंकि इस ऑक्शन का एंड और भी ज्यादा क्लोज आता जा रहा था, तो अब जो ऑक्शन आइटम अपीयर होते हैं वो मोस्टली हैवी वेट आइटम्स ही थे। फॉर एग्जाम्पल अभी जिस आइटम का ऑक्शन हो रहा था वो एक स्क्रोल था जिसका नाम था डार्क शैडो स्किल, और एक डी क्लास का मिडिल लेवल का डार्कनेस अफिनिटी का चीफ मेथड था। अब हमें ये बात तो हमेशा क्लियर ही होनी चाहिए कि चीफ मेथड्स की वैल्यू दो स्किल्स से काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। अब इसका सीधा एग्जांपल इस डार्क शैडो स्किल को ही ले लो, क्योंकि इसे ऑब्टेन करने के लिए कुछ लार्ज फैक्शंस इसका प्राइस ऑलरेडी 8 मिलियन तक खतरनाक तरीके से बढ़ा चुके थे। और जिस तरीके का ये मोमेंटम लग रहा है यहाँ पे हमें ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि हाल फिलहाल रुकने वाला है। अब इस चीफ मेथड की स्ट्रेंजनेस को देखते हुए हम चले तो इस तरीके की प्राइस कोई चौंका देने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब जियान को ये 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक मिली थी, जो कि एक डी क्लास की लो लेवल एजिलिटी डो स्किल है, तब इसका प्राइस भी इसी के अराउंड पहुंच चुका था। वो तो जियान की किस्मत अच्छी है कि शाओलिन ने उसके लिए 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर खरीद ली थी, क्योंकि इसके लिए 3,100,000 बिल्कुल भी ज्यादा प्राइस नहीं थी। अगर ये रूलर टेक्निक एक अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक नहीं होती तो इसको 3 मिलियन में खरीदना बिल्कुल डे ड्रीम जैसा होता। अब खैर इस सो कॉल्ड डार्क शैडो स्किल में जियान को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जियान ऑलरेडी फ्लेम मंत्रा को प्रैक्टिस करता था और उसके लिए अपने इस चीफ मेथड को चेंज करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर फिर भी इस चीफ मेथड की क्लास को देख के जियान को भी अपने फ्लेम मंत्रा से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होने लगी थी, क्योंकि जब जियान का फ्लेम मंत्र इस लेवल पे इवॉल्व करेगा तो जियान की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अमाउंट से बढ़ने वाली है और उसके लिए ब्रेक थ्रू करना भी काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। पर अगर जियान चाहता है कि उसका फ्लेम मंत्र इवॉल्व करे तो उसे और भी ज्यादा हेवली फ्लेम्स को सॉलो करना होगा, और इस हार्श कंडीशन से जियान भी काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। जियान जब हेवली फ्लेम्स के बारे में सोचता है तो उसे उस मैप फ्रेगमेंट के बारे में भी याद आता है, जो कि जियान की अभी स्टोरेज रिंग में पड़े हुए हैं। अब इन तीनों एंशिएंट मैप फ्रेगमेंट्स के बारे में जियान को कोई क्लू नहीं था, और स्पेशली वो इतना ज्यादा लकी भी नहीं था कि कहीं ऐसे चलते फिरते उसे एक और लास्ट फ्रेगमेंट मिल जाए। जियान कहता है लगता है मुझे जब चीजें समय आने पर मिलेंगी। खैर फिर भी मैं फर्स्ट एल्डर सूचियान को तो ये पूछ ही सकता हूँ, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल है, और इसकी एक पॉसिबिलिटी है कि एल्डर सूचियान को हेवली फ्लेम्स के बारे में पता हो। इस समय जियान को अपने मास्टर याओ लाओ की काफी ज्यादा याद आती है, क्योंकि भले ही जियान की स्ट्रेंथ इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि उसे जनरली मास्टर याओ लाओ की स्ट्रेंथ की जरूरत न पड़े, पर जियान की नॉलेज उसके मास्टर से बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं थी। और ये द्वीकी कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा बड़ा है, जहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग सीक्रेट छुपे हुए हैं। अब भले यहाँ पे जियान एक दोहुआंग लेवल का एक्सपर्ट बन गया हो और जियान चुएन एम्पायर, जामा एम्पायर और ब्लैक कॉन रीजन में काफी टाइम तक घूम भी चुका था, फिर भी इन तीनों को पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट से कंपेयर किया जाए तो ये सच में काफी ज्यादा छोटे थे। जियान बड़बड़ाते हुए कहता है कि शायद अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। हम इस समय उसकी मुट्ठी को टाइट होते हुए देखते हैं, क्योंकि जियान अगर सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था तो उसे हर एक रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा द्वीकी कॉन्टिनेंट ही उसकी रियल स्टेज है, जहाँ पे जियान को वो पावर मिल सकती है जिससे वो उस मिस्टीरियस हॉल ऑफ सोल से कम्पीट कर सके। और ये सब करने के लिए उसे पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट में चारों तरफ घूमना फिरना पड़ेगा। हम अभी जियान की आंखों में एक ग्रीन कलर की फ्लेम को फ्लैश होते हुए देखते हैं, क्योंकि इस द्वीकी कॉन्टिनेंट में जियान की घूमने की इच्छा काफी टाइम से थी और अब वो समय आ गया था कि जियान इसको फुलफिल करे। ऑफ कोर्स ये करने
करने से पहले जियान को कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। और जब जियान अपने ख्यालों में खोया हुआ था तभी हमें एक आवाज आती है 9,700,000 और इस आवाज की वजह से जियान अपने सपनों से बाहर आ जाता है। हमें मालूम पड़ता है ये डार्क शैडो स्किल ऑलरेडी परचेज की जा चुकी है। अब इस 9,700,000 प्राइस को देख के जियान थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि इस प्राइस को कोई ऑर्डिनरी इंसान तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। जहाँ से ये बिड इशू हुई थी जियान की नजर वहाँ पे चली जाती है। तभी जियान को दिखाई देता है एक ओल्ड मैन जिसकी नोज किसी ईगल जैसी थी और उसके बालों का रंग था ग्रे। जब जियान इस ग्रे हेयर्ड ईगल नोज्ड ओल्ड मैन को देखता है तो हम देखते हैं उसकी आंखों को थोड़ा सा नैरो होते हुए। इसे देख के जियान एक सरप्राइज भी फील कर रहा था, क्योंकि ये ओल्ड मैन वही इंसान था जिसका ऑरा डिटेक्ट करने में जियान को परेशानी हो रही थी। जियान कहता है कि आई वंडर ये किस फैक्शन को बिलोंग करता होगा। खैर जहाँ तक मेरा अंदाजा ये भी यहाँ पे बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए आया होगा। खैर उस ओल्ड मैन ने भी जियान की इस नजर को थोड़ा सा सेंस कर लिया था। हम देखते उस इंसान को जियान की तरफ अपनी नजर फेंकते हुए, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि जियान उसकी तरफ देख रहा था तो उसके फेस पे एक स्माइल आ गई थी। अब ऑल्दो जियान ने यहाँ पे ब्लैक कलर की रोब पहन रखी थी जिससे उसका फेस तो कुछ क्लियर नहीं था, पर वो लिटिल फेई डॉक्टर को साइड में देख के समझ गया था। हम उसे लिटिल फेई डॉक्टर और जियान की तरफ एक नॉड करते हुए देखते हैं। वहीं पे इस ओल्ड मैन की सेंसेस को देख के जियान भी चौंक गया था। जियान कहता है इसकी सेंसेस तो काफी ज्यादा शार्प है। और अब जियान का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डेंस हो जाता है, क्योंकि अगर ये इंसान एक एलिट दोजोंग नहीं है तो इसके पास काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्किल्स हैं। नहीं तो ऐसे कोई भी इंसान जियान को इस तरीके का डेंजर फील नहीं करवा सकता। जियान अपनी गेस को वहां से विड्रॉ कर लेता है। वो कहता है इस बार सच में इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा ने कई लोगों को अट्रैक्ट किया है और इतने सारे लोगों से इसे स्नैच करना जियान को सच में यहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तभी हमारा ध्यान जाता है इस ऑक्शन स्टेज पे, जहाँ पे अब तक बोलने की वजह से उस ओल्ड मैन की फेस पे थोड़ा सा पसीना आ गया था। वो अपने पसीने को पहुंचते हुए एक स्माइल के साथ कहता है कि जो अगला आइटम ऑक्शन होने वाला है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन को पोजेस करता है। और जैसे वो अपने हाथ को वेव करता है हम देखते हैं उसके पैर के पास ग्राउंड को सेपरेट होते हुए, जहाँ पे एक भारी भरकम सा इंसान एक बड़ी सी चीज को लेके आ रहा था। अब इस बड़े से इंसान को देख के लोग काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी से भर गए थे और ऑफकोर्स इन लोगों में जियान भी एक था। तभी हमारा ध्यान जाता है साइड में जिया पे, जो आगे की हवा को स्मेल करके कहती है तो एक डेड बॉडी की स्मेल है। ये सुन के जियान थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था। वहीं पे वो ओल्ड मैन जब इस आइटम को अपनी तरफ खींच के ले जा रहा था तो हम देखते हैं उसे जोर जोर से हाँपते हुए, और जब ओल्ड मैन उसके ऊपर से कपड़े को हटाता है तो हमें दिखाई जाती है एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सी कॉर्प्स जिसका साइज करीब 100 फीट से ज्यादा ही होगा। इस मैजिकल बीस्ट की बॉडी का साइज सच में काफी ज्यादा बड़ा था और इसे देख के ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा टाइम से डेड पड़ी है, क्योंकि इसके सारी की सारी बोन्स और फ्लैश पूरी तरीके से ड्राई हो चुका था। वहीं पे जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान को अट्रैक्ट करती है वो थे उसके लार्ज विंग्स, जो कि ऑफ कोर्स बिल्कुल बोन्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। पर ये दोनों पंख काफी ज्यादा अजीब से थे। इन्हें ध्यान से देखें तो एक जेम जैसी फीलिंग दे रहे थे, जिसके अंदर से थोड़ी थोड़ी सी लाइट एमिट होती है। और कोई शार्प आईसाइट वाला इंसान ये बता देगा कि इन पंखों के अंदर एक स्ट्रेंज एनर्जी कैद हो रखी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये थी कि इतने टाइम से डेड होने के बाद भी एनर्जी यहाँ से स्कैटर नहीं होती है। ये बात एक चीज को क्लियर कर देती है कि जब भी ये बीस्ट जिंदा होगा इसकी रैंक काफी ज्यादा हाई रही होगी। तभी हमारा ध्यान जाता है उस व्हाइट हेड ओल्ड मैन पे। वो आगे बोलता है कि इस मैजिकल बीस्ट की कॉर्प्स हमारे ब्लैक एम्बर सेक्ट के डिसाइपल्स को जंगलों में मिली थी, और जब हमारे सेक्ट लीडर इसका अप्रेजल करते हैं, अप्रेजल का मतलब होता है कि इसके बारे में थोड़ा सा जानना, तो हमें मालूम पड़ता है ये बीस्ट अपने टाइम पे काफी ज्यादा खतरनाक रहा होगा, क्योंकि ये लेवल 7 से लेवल 8 में ट्रांसफॉर्म होने वाला था। और जब ओल्ड मैन की आवाज चारों तरफ फैलती है तो हम इस ऑक्शन ग्राउंड में काफी ज्यादा शोर को सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी एक ऐसे बीस्ट की जो कि लेवल 7 से लेवल 8 में एडवांस होने वाला है। वहीं पे लेवल 8 का सीधा कंपैरिजन हो सकता है 2 जोन लेवल के बंदे से। लेकिन लोगों के दिमाग में सवाल ये था कि जब कोई मैजिकल बीस्ट लेवल 7 से लेवल 8 तक पहुंचता है तो उसकी जीने की ड्यूरेशन और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो फिर इसकी मौत का कारण क्या है। इस समय जियान भी काफी ध्यान से इस ऑक्शन स्टेज की तरफ देख रहा था, जहाँ पे उस मैजिकल बीस्ट की कॉर्प्स रखी हुई थी। जिसके बाद जियान का ध्यान जाता है सीधे उसके जेम लाइक विंग्स पे। हम जियान की आंखों में एक लाइट को फ्लैश होते हुए देखते हैं। जब जियान अपनी ब्लैक रोब से अपने हाथ को बाहर निकालता है तो हमें उसके हाथ में दिखाई देता है गोल्डन कलर का स्क्रोल, और इससे हमें स्क्रोल का नाम भी मालूम पड़ता है, जो कि था स्काईबर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स। इस टेक्निक को क्वीन मेडुसा ने गोल्ड गी सेक्ट के लीडर से ऑब्टेन किया था, और इसकी खास बात ये थी कि ये फ्लाइंग डो टेक्निक को मैन्युफैक्चर करती थी। जियान के हाथों में आने के बाद जियान इसे कई बार प्रैक्टिस भी कर चुका है, जिसकी वजह से जियान को अब इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी थी। इस दो टेक्निक के ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो काफी ज्यादा यूनिक हैं। इसे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग ही तरीके की इवॉल्व फ्लाइंग टेक्निक कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी सारी स्ट्रेंथ इसके इंग्रेडिएंट से डिटरमाइन होती थी। अगर इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हाई लेवल के इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया तो ये विंग्स कुछ दोजोंग क्लास के वॉरियर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, पर वहीं पे इसके इंग्रेडिएंट्स अगर वीक हैं तो इसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इस स्काईबर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था वो थे किसी फ्लाइंग मैजिकल बीस्ट के विंग्स, क्योंकि जो विंग्स येलो टियान ने क्रिएट करे थे उसके लिए एक लेवल 6 के बीस्ट का यूज किया गया था, जिन्हें कुछ खास हाई कंसिडर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हाई हो चुकी थी कि क्वीन मेडुसा को भी इसे कैच करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से जियान और क्वीन मेडुसा अगर स्नीक अटैक करने का मौका नहीं ढूंढते तो शायद उस येलो टियान को मारना
करना बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला था, क्योंकि जैसे ही वो हारने वाला होता येलो टियान वहां से तुरंत ही भाग लेता और स्काईवर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स की वजह से उसे कोई कैच करने वाला भी नहीं था। इस वजह से जब से जियान के हाथ में स्काईवर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स की टेक्निक आई थी, जियान एक नए विंग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। लेकिन जैसे जैसे जियान की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, वैसे जियान को ये भी समझ में आता है कि एक अच्छे लेवल के विंग्स को रिफाइन करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। और ऑफ कोर्स जियान के कैरेक्टर के हिसाब से वो किसी लोअर क्वालिटी के विंग्स में बिल्कुल सेटल नहीं करने वाला, और इसी रीजन की वजह से ये टेक्निक जियान के रिंग में काफी टाइम से ऐसे ही पड़ी हुई थी। पर जैसे इस मिस्टीरियस मैजिकल बीस्ट की कॉर्प्स की अपीयरेंस होती है, जियान समझ गया था कि यहाँ पे उसका मौका आ गया है, क्योंकि इस मैजिकल बीस्ट की ओरिजिन काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी और जियान भी इस ड्राइड कॉर्प्स से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड फील कर रहा था। क्योंकि जियान जब अपने खतरनाक से स्पिरिचुअल परसेप्शन का इन विंग्स के ऊपर यूज करता है, तो जियान इन सूखी हुई हड्डियों में एक काफी ज्यादा प्योर एनर्जी को फील कर पा रहा था। इस वजह से जो भी इस व्हाइट हेड ओल्ड मैन ने कहा था, जियान को भी इसकी बातों पे थोड़ा सा बिलीव तो हो ही रहा था, क्योंकि ये कॉर्प्स डेड होने के बाद भी इतनी खतरनाक एनर्जी को पोजेस करती थी, तो ये कम से कम डेफिनेटली एक लेवल 8 के बीस्ट के पास ही रही होगी। और इस तरीके की चीज को जियान ने पहली बार विटनेस किया था। जियान दोबारा से अपनी गहरी नजर से इस कॉर्प्स को स्टडी करता है और अब उसके मन में ये श्योरिटी आ चुकी थी कि जियान अगर इन विंग्स का स्काईवर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स को रिफाइन करने में यूज करता है, तो उसकी स्पीड डेफिनेटली येलो टियान से तो काफी ज्यादा फास्ट होने वाली है। और ये जियान के लिए काफी बड़ा ट्रम्प कार्ड प्रूव होने वाला था, क्योंकि इससे कोई भी दोजोंग लेवल का वॉरियर जियान से स्पीड में कम्पीट नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसा समय आता जब जियान को एक दोजोंग से फाइट करनी पड़े, तो उस समय अगर जियान जीत नहीं सकता है, तो कम से कम वहां से भागने का मौका तो नहीं जाएगा। और जब ये सारे के सारे विचार जियान के दिमाग में आ रहे थे, तभी उसके साइड में खड़ी जियान अचानक से कांपने लगती है। अब भले ये ट्रेमलिंग बिल्कुल हल्की हो, पर फिर भी जियान ने इसे फील कर लिया था। वो जिया की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या हुआ। इसका जवाब देते हुए जिया कहती है कि जब मैंने इस मैजिकल बीस्ट की ड्राइड कॉर्प्स को देखा, तो मेरे अंदर से काफी स्ट्रेंज फीलिंग आने लगी थी। जिया की ये बात सुन के जियान के दिमाग में एक अलग सी बात फ्लैश होती है। वो कहता है, क्या इस मैजिकल बीस्ट की कॉर्प्स से तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है? क्योंकि जिया ऑलरेडी एक मिस्टीरियस मैजिकल बीस्ट थी, और अब क्योंकि वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं कर पाती थी, तो किसी को ये भी नहीं पता था कि आखिर उसका रियल फॉर्म क्या है। लेकिन फर्स्ट एल्डर सूचियान ने कहा था कि वो जिया को माउंटेन से लाए हैं, और कोइंसिडेंस की बात ये थी कि ये मैजिकल बीस्ट की कॉर्प्स भी ब्लैक एम्पर सेक्ट को डीप माउंटेन्स में ही मिली थी। तो जियान को दिमाग में ऐसा लग रहा था कि ये ड्राइड मैजिकल कॉर्प्स कहीं जिया के पेरेंट्स तो नहीं है। जब जियान ऐसी बात करता है तो हमारी जिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम्हारा होगा इसके साथ कोई रिलेशनशिप। अब ये रिएक्शन उसके सीधे ब्लड लाइन से आ रहा था, क्योंकि अगर जिया की रिलेशनशिप इस मैजिकल बीस्ट कॉर्प्स से होती तो इसे जिया पहले से फील कर पाती। लेकिन इस बॉडी को देख के जिया को अलग तरीके का डिस्कम्फर्ट हो रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे ये बीस्ट जिया का नेचुरल एनिमी हो। ऑफ कोर्स ऐसा दोनों पार्टीज को सेम फील होने वाला था, पर सीन ये था कि ये मैजिकल बीस्ट ऑलरेडी काफी टाइम से मर चुका है। जब जिया की बात जियान सुनता है, तो हम उसके फेस पे एक रिलीफ को आते हुए देखते हैं, क्योंकि कहीं ये बीस्ट सच में जिया से रिलेटेड होता तो जियान इसके विंग्स को हटा के उसे रिफाइन बिल्कुल नहीं करता। चलो तुम्हें मैं यहाँ पे एक भयंकर बात बताता हूँ। सीन कुछ ऐसा है कि ये मैजिकल बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पीशीज को बिलोंग करता है, जो कि डेफिनेटली जिया के क्लैन से कंपेरेबल है, और इस वजह से जियान को भी काफी ज्यादा फ्यूचर में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और तभी जियान को प्रोटेक्शन देगा जिया का क्लैन। खैर ऑफ कोर्स तुम्हारा भाई स्टोरी को कंप्लीट करेगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जियान जिया से कहता है कि शायद तुम्हें ऐसा इसलिए फील हो रहा हो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इससे थोड़ी सी वीक है, क्योंकि मैजिकल बीस्ट की सेंसेस काफी ज्यादा शार्प होती हैं। ये सुन के हमारी जिया भी एक डिप्रेस टोन में हाँ बोल देती है, लेकिन अभी भी जिया की आंखें उस बीस्ट को घूरे जा रही थी। खैर इस अनयूजुअल आइटम ने अपनी तरफ काफी लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर लिया था, और उसका सिंपल रीजन ये था कि ये बीस्ट लेवल 7 से लेवल 8 में ट्रांसफॉर्म होने वाला था, और यहाँ पे बैठे सारे के सारे लोगों के लिए ये चीज काफी ज्यादा हॉरिफाइंग थी। अगर हाइपोथेटिकली ये बीस्ट यहाँ पे जाग जाता है, तो ये बात तो पक्की है कि इस ऑक्शन में मौजूद सारे के सारे लोग एकदम दुम दबा के भागने लगेंगे, क्योंकि दोजोंग पे जाके लोगों को समझ में आ गया था कि एक लेवल 8 का बीस्ट कितना ज्यादा खतरनाक होता है। खैर अच्छी बात ये थी कि इस बीस्ट की कॉर्प्स में कोई भी लाइफ का निशान नहीं था, और ये बात क्लियर हो रही थी इसकी सूखी डेड बॉडी से। अभी हम लोगों की आंखों में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी को देख सकते हैं, और कई फैक्शंस के बीच में कई प्राइवेट डिस्कशंस भी हो रहे थे। पर इस डेड बॉडी में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे थे वो थे डीवन फ्लेम वैली के लोग। जब वो व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन ये सब डिस्कशंस को सुनता है, तब वो समझ गया था कि उसके ब्लैक एम्बर सेक्ट का अमीर होने का टाइम आ गया है, और इसका सिंपल रीजन ये था कि अब वही लोग बचे हुए थे जो सच में काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीजों को पोजेस करते थे। वो कहता जब से हमें इस मैजिकल बीस्ट की डेड बॉडी मिली है, हम इसे पूरी तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं, और इसके किसी भी बॉडी पार्ट को अभी तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि हमारे ब्लैक एम्पर सेक्ट में से किसी ने इस बॉडी को टच भी नहीं किया है, और इसी रीजन की वजह से हमें भी नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। साथ में इस बात की भी हमारे पास कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि इसके अंदर वो लेवल 7 या लेवल 8 का मॉन्स्टर कोर अवेलेबल है। अब ओल्ड मैन की ये वाले शब्द एकदम बॉम्ब की तरह फूटे थे। यहाँ पे ये बात तो सबको क्लियर थी कि इस मैजिकल बीस्ट की पूरी बॉडी एक ट्रेजर है। इसकी स्किन से बहुत ज्यादा खतरनाक आर्मर बनाया जा सकता है, और इसके क्लॉ का वेपन्स बनाने में यूज होगा। वहीं पे जो चीज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है वो है इसका मॉन्स्टर कोर, क्योंकि एक लेवल 8 में ट्रांसफॉर्म हो रहे बीस्ट के मैजिकल कोर में बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की एनर्जी होगी, जिसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। तभी हमें क्राउड से एक
आवाज सुनाई देती है। एक बंदा कहता है कि यहाँ पे बकवास करना बंद करो, जल्दी से इसकी प्राइस को बताओ। लेकिन जब हमारा ध्यान जाता है तो ये आवाज एक प्राइवेट सीट से आई थी। पर इस बात को सुन के उस ओल्ड मैन की स्माइल बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं हुई थी। वो अपना सिर हिलाते हुए एक स्माइल के साथ कहता है कि यहाँ पे मौजूद सारे के सारे लोग ये जानते होंगे कि एक लेवल 8 पे ब्रेक थ्रू करने वाले मैजिकल बीस्ट की बॉडी कितनी ज्यादा वैल्यूएबल होती है, और इस वजह से यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स का तो बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा सकता। और इस रीजन की वजह से हम इस ऑक्शन में गोल्ड कॉइन्स की जगह वाटर सिस्टम का यूज करेंगे। अरे वो इसे एक्सचेंज वाला सिस्टम ही समझ लो। अब व्हाइट हेड ओल्ड मैन की ये रिक्वेस्ट कई लोग समझते थे, जिसके बाद हमें इस ऑक्शन ग्राउंड में एक साइलेंस देखने को मिलता है, क्योंकि जो सच में अमीर लोग थे वो चाहे कितने भी गोल्ड कॉइन्स को खर्च कर लें, उनके पास गोल्ड कॉइन्स की कभी भी कमी नहीं पड़ने वाली। लेकिन इस तरीके की चीजों को तो बस आइटम से ही बार्टर किया जा सकता है। बस सीन ये है कि कोई भी इस तरीके के ट्रेजर को इतनी आसानी से नहीं बाहर निकालना चाहता। और दूसरी बात ये थी कि वीआईपी सीट्स के ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अच्छे से अच्छे आइटम्स को लास्ट ट्रेजर के लिए बचा के रखना चाहते थे, सो दैट उन्हें वो बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए यूज कर सके। और अगर वो अपने आइटम्स को यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो कई लोगों की लास्ट कंपटीशन में कम्पीट करने की हैसियत नहीं बचेगी। अब खैर इतनी देर तक यहाँ पे साइलेंस रहता है, इस वजह से हम उस बुड्ढे के स्माइलिंग फेस पे थोड़े से पसीने को देख सकते हैं, क्योंकि उसके मुताबिक जितना वैल्यूएबल है उसने इस कॉर्प्स को बताया है, ये कॉर्प्स बिल्कुल भी उतनी वैल्यूएबल है नहीं, क्योंकि इतने टाइम बाद इसकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी रह नहीं गई थी। और जब ब्लैक एम्बर सेक्ट ने एक सीक्रेट टेक्निक को यूज किया था तो उन्हें मालूम पड़ता है कि इसके अंदर का ब्लड भी पूरी तरीके से सूख चुका है। और जब इन लोगों ने मैजिकल कोर के बारे में सर्च करना चाहा तो वो तो इस बॉडी में बिल्कुल भी मिलता ही नहीं है। और इसका बस एक ही मतलब होता है कि जो भी इस डेड बॉडी को खरीदने वाला था वो यहाँ पे काफी बड़ा गैम्बल खेल रहा है, क्योंकि अगर इसके अंदर एक मॉन्स्टर कोर या फिर लिक्विड या फिर ऐसी चीजें और निकलती हैं तो फिर तो उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। पर उसे सबसे ज्यादा इन हड्डियों के मिलने के चांसेस थे, और इसी रीजन की वजह से ब्लैक एम्बर सेक्ट इसे ऑक्शन कर रहा था। और ऑफ कोर्स वीआईपी सीट से बैठे हुए लोग बिल्कुल भी मूर्ख नहीं थे, वो भी इन सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझते थे। वो भी जानते थे कि अगर ये ओल्ड मैन इतना ज्यादा भोला भाला होता तो शायद ये अभी तक इन ऑक्शंस में टिक नहीं पाता। और यही सबसे बड़ा कारण था कि लोगों को समझ में नहीं आता था कि वो क्या बिड करें। ऐसे ही मिनट बाई मिनट और भी ज्यादा टाइम पास होने लगता है, पर ये ऑक्शन ग्राउंड अभी भी साइलेंट था। और अभी तक इस व्हाइट हेड ओल्ड मैन के पूरे कपड़े पसीने से नहा चुके थे, क्योंकि ब्लैक एम्पर सेक्ट को इस ड्राइड मैजिकल बीस्ट कॉर्प से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। और अगर ये बुड्ढा इसे ऑक्शन नहीं कर पाता है तो उसका ये एक फेलियर कंसिडर किया जाएगा, जिससे इसकी इज्जत का फालूदा तो होगा ही, पर इसे सेक्ट की तरफ से कोई पनिशमेंट भी मिल सकती है। ये साइलेंस काफी देर तक कंटिन्यू रहता है। जब ये ओल्ड मैन कुछ और बोल नहीं वाला था तभी हमें एक ह्यूमन फिगर दिखाई देता है, जो कि काले कपड़े पहन के एक वीआईपी रूम में खड़ा हो गया था। ये कहता है एक दो स्पिरिट पिल और एक माइटी हुआंग पिल। अब आखिर ये इंसान कौन है ये तुम कमेंट्स में बताओ। और आगे की स्टोरी मैं कल कंटिन्यू करूंगा, जहाँ पे अपीयरेंस होगी बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की, और साथ ही हमें मालूम पड़ेगी यहाँ पे बैठे हुए ओल्ड मॉन्स्टर्स की वेल्थ, जिसमें ऑफ कोर्स हमारा जियान भी कहाँ पीछे रहने वाला है। और अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी इसी के साथ आप लोगों का एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। खैर ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है तुम कमेंट्स में जरूर बताना, साथ में तुम अपने डाउट्स और सजेशंस को वहाँ पे लिख सकते हो। और अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आई है और तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से वो लाल बटन दबा के इसे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसका रीजन तो बहुत सिंपल है। जब तुम्हारा भाई नया कंटेंट अपलोड करेगा तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिलेगा, और साथ ही में तुम हमारे ग्रोइंग हेल गार्डन फैमिली का पार्ट पहले बन सकते हो। और नए लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इस नोवेल की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करना, जिससे ये पूरी की पूरी स्टोरी तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो सके। और अगर इससे पिछले वाला एपिसोड तुमने नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो। अगला एपिसोड रिलीज होते ही आपको राइट साइड में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड टाटा बाय बाय।